नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम नासिन जोनल कैंपस लखनऊ के टॉक शो में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं हूं देवेंद्र। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ड्यूटी के रेट्स कम कर देती है और उसकी वजह से जो मुनाफा एक्यूमुलेट होता है, कैसे एक्यूमुलेट होता है कि मैन्युफैक्चरर या व्यापारी वैल्यूएशन ज़्यादा कर देता है और मुनाफा एक्यूमुलेट हो जाता है। उसको हम मुनाफाखोरी कहते हैं या प्रॉफिटरिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए सरकार ने एक नियम निकाला जिसको एंटी प्रॉफिटरिंग कहा गया। इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एन.के. दास साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर लखनऊ जोनल कैंपस नासिन। दास साहब का बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ सीबीआईसी में काम करने का, डीआरआई, ईडी और उसके अलावा सीबीआईसी के जितने फॉर्मेशंस हैं उन सब में, लगभग सभी में उन्होंने काम किया हुआ है। एंटी प्रॉफिटरिंग के बारे में उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है, कैसे इससे बचा जाता है। सर वेलकम। थैंक यू। एंटी प्रॉफिटरिंग क्या है, सरल शब्दों में अगर आपसे समझना चाहें। सरकार जब किसी भी कमोडिटी पे या सर्विसेज पर ड्यूटी कम कर देती है, हाँ, तब फिर वो ड्यूटी, सरकार का उद्देश्य ये होता है ड्यूटी कम करने का फायदा अल्टीमेट कंज्यूमर को मिले जी। लेकिन कई कारणों से, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, पूरी ड्यूटी कंज्यूमर का फायदा कंज्यूमर तक नहीं जाने देते हैं। तो इस तरह से जो फायदा उनको मिलता है, जो लाभ मिलता है, उसको प्रॉफिट। मैं यहाँ पर आपको रोक के सर ये जानना चाहूँगा कि ये जो उनको फायदा मिलता है कैसे मिलता है। मान लीजिए एक ड्यूटी 20% थी, उसको घटा के 10% कर दिया गया, वो इनवाइस पे तो 10% ही लिख रहे होंगे। कैसे ये मुनाफा एक्यूमुलेट कैसे करते हैं? हाँ, इसके लिए मैं बताऊं, यदि किसी चीज़ का, किसी वस्तु का एसेसेबल वैल्यू 100 रुपये है जी, पहले 20% रेट ऑफ ड्यूटी थी, तो उसका एमआरपी 120 रुपया हुआ जी। जब सरकार 20% से 10% कर देती है तो एसेसेबल वैल्यू जिस दिन से वो लागू हुआ है उस दिन तो ऐसा 100 रुपया ही रहेगा, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले तक 100 रुपया था। और 10% रेट ऑफ ड्यूटी हो गई तो एमआरपी 110 हो जाना चाहिए जी। लेकिन सामान्य तौर पे लोग या तो 120 ही रखते हैं एमआरपी, हाँ, या फिर लोगों को दर्शाने के लिए कि हमने कम कर दिया है तो इधर एसेसेबल वैल्यू 100 रुपये को बढ़ा के 104 या 5 कर देते हैं, उसका 10% हो जाता है, तो अल्टीमेटली मतलब वो 13-14 रुपये। मुनाफा इकट्ठा करने का तरीका ये होता है कि वैल्यूएशन ज्यादा कर दीजिए, वैल्यू बढ़ा दीजिए गुड्स की, और ताकि जो घटा हुआ रेट ऑफ ड्यूटी है उसके बाद भी आदमी को लगे कि अभी भी प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही है। बिल्कुल सही। ये जो एंटी प्रॉफिटरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट होता है सर, ये अगर हम एक चेन एस्टेब्लिश करें, मैन्युफैक्चरर से चले, मैन्युफैक्चरर, डीलर, उसके बाद फिर रिटेल शॉपकीपर और उसके बाद लास्ट में एक आम सिटीजन जो उसे परचेज करता है। बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पस है कि एंड कंज्यूमर तक ये चीज पहुंचे। 140 करोड़ के देश में आप एंड कंज्यूमर को ढूंढेंगे कैसे? वो तो एक आम सिटीजन है, और अगर वो नहीं मिला तो इस अमाउंट का क्या होता है? हाँ, यह बात ज़रूर है जी। बड़े मैन्युफैक्चरर के लिए तो एंड कंज्यूमर वही होता है, जैसे कोई हेलीकॉप्टर बनाता है, बड़े प्लांट मशीनरी बनाता है, एंड कंज्यूमर तो कोई मैन्युफैक्चरर ही होता है या डायरेक्ट व्यक्ति होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका तो मिल जाता है। लेकिन जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं जी, उसका नहीं हो पाता है, उसका नहीं मिल पाता है, तो ऐसे केसेस में वो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को सरकार जमा कर देती है, लेकिन जो प्रॉफिटियरिंग कर रहा है उससे जरूर ले लेती है सारा पैसा। ओके, तो ये वेलफेयर फंड में जब जाता है तो ये बाद में अगर एंड कस्टमर हमें नहीं मिलता है, जो नॉर्मली नहीं ही मिलता होगा, तो वो वेलफेयर के कामों में इस्तेमाल हो जाता है। एंटी प्रॉफिटरिंग के तमाम मामलों की शिकायत अगर किसी को करनी हो तो कहाँ पर की जा सकती है? उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एंटी प्रॉफिटरिंग के केसेस में क्या कोई नोडल ऑफिसर होता है? कैसे, कहाँ पर शिकायत की जा सकती है, कौन कर सकता है? एंटी प्रॉफिटिंग के केसेस में नोडल ऑफिसर हर स्टेट में है। एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं जो उनके कमिश्नर, जीएसटी के कमिश्नर अपॉइंट करते हैं अपने किसी सीनियर अधिकारी को, और सीजीएसटी के केसेस में सीजीएसटी के चीफ कमिश्नर अपने किसी सीनियर अधिकारी को करते हैं। और इन लोगों को हम शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं, इन लोगों के पास दे सकते हैं। अगर इनका एड्रेस नहीं, एड्रेस तो मिलता है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ उपलब्ध है, अगर नहीं मिलता है तब फिर हम सीधा डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग भारत सरकार को दे सकते हैं, उनका एड्रेस हर जगह है। और यदि इसका भी संभावना नहीं है तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ भी जाता है। और इसके लिए, इसको रेगुलेशन करने के लिए क्या है कि सेक्शन 71 में पूरा अधिकार भारत सरकार दे रखी है, और
इन सारे और किसी के पास भी ये शिकायत करेंगे, लेकिन शिकायत की जो स्क्रूटनी है, शुरुआती स्क्रूटनी नीचे के अधिकारियों के पास ही आएगा, यानी कि जीएसटी के अधिकारी के पास या सीजीएसटी के अधिकारी के पास, जिस तरह का केसेस है। और ये लोग जो भी फाइंडिंग्स करेंगे तो दोनों अधिकारी स्टेट लेवल पे जो दोनों अधिकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सीजीएसटी के, जीएसटी के, ये लोग आपस में मीटिंग करेंगे, अपनी कोऑर्डिनेशन के तहत ही उसको फाइनल आउटपुट देंगे कि वास्तव में प्रॉफिट ये हुआ कि नहीं। अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो इसका मतलब नेशनल लेवल पर एक कंपटीशन कमिश्नर है जो इसकी टॉप मोस्ट अधिकारी है, कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो इसके टॉप मोस्ट अधिकारी है। उसके बाद हर एक स्टेट में एक सीजीएसटी का नोडल ऑफिसर होता है जिसको चीफ कमिश्नर अपॉइंट करता है, एक एसजीएसटी का नोडल ऑफिसर होता है। केसेस इन दोनों के पास रिपोर्ट किए जा सकते हैं, ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके उसका निस्तारण करेंगे और या फिर उसको कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रेफर करेंगे। कंपटीशन कमीशन को नहीं भेजेंगे, ये लोग डायरेक्टली डीजी एंटी प्रॉफिटिंग को भेजेंगे। डीजी एंटी प्रॉफिटिंग वो फिर अपने लेवल से भी एक इंक्वायरी करता है और डीजी एंटी प्रॉफिटिंग के पास सारे आधा पावर्स हैं, वो सम्मन भी कर सकती है, सम्मन का स्टेटमेंट भी ले सकती है, सब एंटी प्रॉफिटिंग लॉ में। अच्छा, आपने कहा कि जब टैक्स का रेट कम होता है तो उसके बाद ये जरूरी है कि एंड कस्टमर तक उसका फायदा पहुंचे। जी, ऐसे केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या किसी तरह से रिलेट करता है? जी हाँ, जब टैक्स रेट कम होता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। लेकिन जब जीरो हो जाता है या गुड्स का जो टैक्स से एग्जम्पशन हो जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो उनके नॉर्म्स हैं, जो नॉर्मली होता है कि कोई गुड्स का कम हो गया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, उसी अनुसार सेम चीज यहाँ भी पालन होता है, उसी रेशियो में उनको उसका फायदा दिया जाता है, फिर उसके बाद उनके एमआरपी फिक्स करवा दी जाती है। अभी जैसा हम इसके पहले बात कर रहे थे कि आपको एक ट्रेल एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद डीलर, उसके बाद रिटेल शॉपकीपर और उसके बाद एंड कस्टमर। आज की तारीख में जुरिस्डिक्शंस अलग अलग हैं, सीजीएसटी का अपना जुरिस्डिक्शन है, तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरर पे जुरिस्डिक्शन सीजीएसटी का है, डीलर पे और रिटेल शॉपकीपर पे एसजीएसटी का है, तो ऐसे केसेस में क्या आपको नहीं लगता कि एंटी प्रॉफिटिंग के मामलों को हैंडल करने में दिक्कत आती होगी या कोऑर्डिनेशन से काम चल जाता है नोडल ऑफिसर्स के थ्रू? जी नहीं, मुश्किल इसलिए नहीं आएगी कि कोऑर्डिनेशन के बिना कोई अगर कोई केस सिर्फ सीजीएसटी का है तभी भी सीजीएसटी के अधिकारी जो एंटी प्रॉफिटिंग के लिए नॉमिनेटेड हैं वो नहीं भेज सकते हैं डीजी एंटी प्रॉफिटिंग के, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनका कोऑर्डिनेशन ना हो, प्रॉपर मीटिंग ना हो, प्रॉपर डिस्कशन ना हो, और दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, दोनों के कंसेंट से जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर कोई केस स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हो, तभी भी दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इसीलिए दोनों अपने अपने क्षेत्र को देखते हुए स्क्रूटनी करते हैं, दोनों के कंसेंट से ही आगे जाता है, इसीलिए मैं विभागीय अधिकारियों के रेफरेंस में बात करता हूँ। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है किसी भी तरह के रेवेन्यू लीकेज को रोकना। एंटी प्रॉफिटिंग एक तरह का रेवेन्यू लीकेज ही है, क्योंकि हमें पैसा मिल सकता था जो नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जिम्मेदारी हो सकती है या क्या स्टेप्स, स्पेसिफिक मेजर्स अधिकारियों की तरफ से लिए जा सकते हैं, सीजीएसटी या एसजीएसटी के अधिकारियों की तरफ से, ताकि इसको रोका जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस संबंध में ये कहना है कि एंटी प्रॉफिटिंग को जिस स्टेट में हमने सुना है, डिस्कशन किया है अपने मित्रों से, अपने अधिकारियों से, इसको बिल्कुल इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ऑडिट है, हमारे यहाँ ऑडिट है, एंटी इवेजन है, फील्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं जो डिवीजन और रेंजेस में हैं, तो ऑडिट की टीम, जैसे उदाहरण स्वरूप ऑडिट की टीम जब कहीं जाती है तो उसके पास एक ड्यूरेशन होता है ऑडिट का, पिछले 2 साल का, पिछले 3 साल का, किस पीरियड का ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट के दौरान उनको सब पता होता है कि किस तारीख को ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी चेंज हुआ। उसमें वो सिर्फ यही देखते हैं कि एसेसिबल वैल्यू क्या था, रेट ऑफ ड्यूटी अगर पहले 10% था 5% हो गया तो दिया कि नहीं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि एसेसिबल वैल्यू पार्टी ने कितना बढ़ा दिया, उससे क्या इफेक्ट पड़ा। तो वो चीज़ ये यहाँ देखना चाहिए और इसे मैंडेटरी कर देना चाहिए। प्रिवेंटिव की पार्टी भी जाती है, टीम जाती है, तो कई वर्षों का जैसे ऑडिट प्लान बनता है उसमें इसको एक कंपलसरी तौर पे रख लिया जाए और जो बहुत लाभदायक होगा जी। और रेंज में भी मेरे ख्याल से जब वो स्क्रूटनी करते हैं तो उनके लिए बेटर है कि उस पीरियड को असेस कर सकें जी। और स्क्रूटनी ही नहीं, रेंज में रिटर्न्स के अलावा भी ऐसे भी जब भी रेट ऑफ ड्यूटी चेंज होता है, रेंज वाले डे टू डे वर्किंग से वाकिफ होते हैं उस यूनिट का, तो डॉक्यूमेंट्स मंगवा के, इनवॉइस मंगवा के, कंपेयर करके तुरंत उसका पैसा जमा करवा देना चाहिए। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई एंटी प्रॉफिटिंग के बारे में और बहुत सारी काम की बातें बताई आपने। समय थोड़ा सा कम है इसलिए आज की बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमारे सुनने वालों को ये बातचीत पसंद आएगी, उनके लिए फायदेमंद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।